In this video, I am going to share some basic information about NTSC exam and the strategies which will help you to crack NTSC. So NTSC is नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ये जो एग्जाम है वो NCERT कंडक्ट करवाती है और एवरी ईयर इसमें जो है 30 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से ओनली एंड ओनली 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। बट ये जो 1000 स्टूडेंट्स हैं, ये लाइफ टाइम रिकॉग्निशन मिल जाती है इनको, दैट इज द NTSC स्कॉलर। और इसकी जो स्कॉलरशिप है दैट इज 11th-12th में आपको मिलेंगे 1250 पर मंथ, एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में आपको मिलेंगे 2000 रुपीज पर मंथ। और इसके फॉर्म्स की अगर बात करें तो जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म्स रिलीज होते हैं और एग्ज़ाम जो है स्टेज 1 का एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट करवाया जाता है और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो मई में कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड रहता है इसका। और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पेपर, ये जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ बेस्ड होता है। 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मैट का होता है और एक सैट का होता है। 2 पेपर्स लगते हैं इसमें। जो मैट है उसमें रीजनिंग आती है जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और सैट में साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस आती है। ये तीनों का मिक्सअप करके 100 क्वेश्चंस होते हैं। साइंस के 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20। So that was all about NTSC. That is the basic information about NTSC. Now you should ask a question from yourself that why NTSC? हमको NTSC क्यों देनी है? तो सबसे पहली बात तो बच्चों के मन में यही आता है दैट स्कॉलरशिप मिल रही है। तो लेट मी टेल यू कि ये जो स्कॉलरशिप है दैट इज नॉट टू मच, काइंड ऑफ 1250 रुपीज पर मंथ एंड 2000 रुपीज पर मंथ, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, इतने में आजकल वैसे भी कुछ नहीं होता है और पर मंथ तो कुछ भी नहीं होता है। सो NTSC स्कॉलर, सेकेंड थिंग इज NTSC स्कॉलर। अगर हम ये एग्जाम क्रैक करते हैं तो हमको एक लाइफ टाइम रिकॉग्निशन मिलती है, दैट इज NTSC स्कॉलर। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू विल गेट आफ्टर NTSC, बिकॉज स्कॉलरशिप में कुछ नहीं आता इतने में। ओके, तो ऑब्जेक्टिव पेपर, सेकेंड थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्टिव पेपर। तो इस एग्जाम का पैटर्न जो है वो MCQ बेस्ड होता है। तो मतलब आपको जो फ्यूचर एग्जाम्स देने हैं दैट इज JEE एंड नीट, तो उसका पेपर भी जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो उससे क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ, हमने पहले भी ऐसा पेपर फेस किया है एंड वी आर हैविंग सम एक्सपीरियंस। तो आपको फ्यूचर एग्जाम्स में भी बेनिफिट मिलता है इस एग्जाम से। So this is what and why you should give NTSC, and these are the like benefits of giving NTSC: experience and lifetime recognition, that is NTSC scholar. Coming to the strategy, सबसे पहली बात कि जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है, मीन्स आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग, स्टेज 1 जो है वो स्टेट लेवल होता है, जबकि जो स्टेज सेकेंड है वो नेशनल लेवल होता है। अगर आप इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई करते हैं देन ओनली यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ NTSC स्कॉलर। अब स्टेज 1 जो है वो स्टेट लेवल का है, मीन्स हर जो स्टेट है वो अपना डिफरेंट डिफरेंट पेपर बनाएगा। देन स्टेज सेकेंड जो है वो, उसमें प्योर CBSE आती है। CBSE का सिलेबस रहता है उसमें 9th एंड 10th का। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड सिलेबस, कमिंग टू द सिलेबस, सिलेबस जो है वो नेट का सिलेबस यू विल गेट अ पिक नाउ, जिसमें आप देख सकते हो। नाउ सैट का जो सिलेबस है वो कोई फिक्स्ड सिलेबस होता नहीं है। वैसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो बाहर से आ सकते हैं, बाहर से इन द सेंस कि 9th एंड 10th के नहीं होंगे। बाकी जो सिलेबस है वो 9th एंड 10th का ही रहता है। जो आपने चैप्टर्स 9th एंड 10th में पढ़े हैं, जो आपके सिलेबस में है, दैट इज द ओनली सिलेबस। ठीक है, नाउ रेफरेंस बुक्स, कि हम पढ़ तो रहे हैं बट कहाँ से पढ़ें, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो
रेफरेंस बुक्स की अगर बात करें तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे, जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, अगर आपके स्टेट में सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, मतलब उसी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो आप प्योरली उन पर फोकस कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, मेरे टाइम पर एनटीएससी के टाइम पर राजस्थान की अलग बुक्स चलती थी, तो उस टाइम पर प्योर राजस्थान की बुक से ही पेपर आया था, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था उनमें से। तो अगर कोई स्टेट बुक्स चल रही हैं आपके भी स्टेट में, तो आप उन पर फोकस करें फॉर स्टेज 1। और स्टेज 2 जो है वो सीबीएसई से आता है, उसमें एनसीईआरटी से आता है। तो रेफरेंस बुक्स की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट्स आपके 9th एंड 10th के सारे क्लियर होने चाहिए। नाउ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस लगाने होते हैं। कॉन्सेप्ट इज द की, बट जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे दैट इज ऑफ नो यूज। तो रेफरेंस बुक्स की अगर बात करें तो रेफरेंस बुक्स ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारे क्वेश्चंस हो। लाइक ऑब्जेक्टिव पेपर है तो एक आप ऐसी बुक लें जिसमें मैट और सेट दोनों के ही क्वेश्चंस आ जाएं, हर एक टॉपिक के चैप्टर वाइज। फॉर एग्जांपल मैंने जो है एमटीजी की बुक्स लगाई थी, जिसके अंदर मैट और सेट सबका था, सारे क्वेश्चंस थे, वो भी चैप्टर वाइज थे एंड स्टेट वाइज थे। हर एक स्टेट के थे, जिससे पता लग जाता था कि लेवल जो है वो कहाँ तक जा सकता है। एंड इफ यू आर अ राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट, तो पेपर जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता है, लेट मी टेल यू, बहुत ही इजी आता है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन दैट। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जो है उसका बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कि आप में कमी क्या है। कि कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको आता सब कुछ है, बट पेपर जब वो देने बैठते हैं तो या तो टाइम कम पड़ जाता है उनमें, या फिर कोई और इशू आ जाता है, लाइक एग्जाम का जो डर होता है, एग्जाम फियर होता है, दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपका वो सारा डर निकल जाता है, आपको पता लगता है कि मैं कितने टाइम में ये पेपर कर पा रहा हूँ। all these things you get to know in mock test. For example, talking about myself, तो मैंने लगभग 55 जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो दिए हैं एनटीएससी के लिए। एंड आफ्टर दैट हमारा जो है वो एसटीएससी का पेपर था, तो उसके लिए सिर्फ एक वीक का ही टाइम था बीच में, तो उसमें 5 मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट लिए हैं। तो लगभग लगभग 60 मॉक टेस्ट आई हैव गिवन बिफोर STSC and 55 mock test before NTSC. So that helped me a lot. Now अगर बात करें कि हाउ कैन यू बी लाइक सबसे आगे बनना है हमको, तो वो कैसे हो सकता है। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो गलत करते हैं ना, तो आप बाकी बच्चों से वैसे ही पीछे हो जाओगे। और बात करें हार्ड क्वेश्चंस की, तो अगर आप हार्ड क्वेश्चंस को सही करते हैं देन यू विल बी लाइक सबसे आगे। नाउ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, तो पहला जो पेपर होता है वो मैट का होता है। तो मैट में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप रेगुलरली करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है फिलहाल, जो कि नहीं लगना चाहिए, तो आप एक बार उसको साइड में कर सकते हैं। कम टू दिस क्वेश्चन एट द लास्ट, ठीक है, करते जाइए पेपर। एंड जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है तो आप उसको फिर रीचेक करें। एंड ये जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ होती है आई थिंक, कि रीचेक करने में आपको अपनी गलतियां बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आती है। ये मेरे साथ तो जरूर होता था। तो जो क्वेश्चंस आपने पहले छोड़े हैं, लाइक आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक हो सकती थी, उसको एक बार छोड़ें। पर ऐसा नहीं है कि आप सभी क्वेश्चंस को ही छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप मैट का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जिस टाइम पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज 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 उस टाइम पर उसको रीचेक ना करें। दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई हैव डन। एंड
सैट का पेपर अगर अटेम्प्ट करने की बात करें तो सबसे पहले आपको एसएसटी करना चाहिए, बिकॉज एसएसटी के 40 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपको आता है तो आप कर देंगे, अगर नहीं आता है तो वो नहीं होगा। इस तरह से एसएसटी में जो है वो हमारा टाइम बच जाता है बहुत ही ज़्यादा। देन गो थ्रू द बायो एंड केमिस्ट्री, क्योंकि उन दोनों में भी बिल्कुल भी कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, तो कहीं पर भी टाइम ज़्यादा लगने का सवाल नहीं उठता है। देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स, क्योंकि इन दोनों में जो है वो कैलकुलेशंस होती हैं। फिजिक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड मैथ्स इज फुली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, तो उसको आप बाकी बचा हुआ टाइम आराम से दे सकते हैं। तो दिस वाज द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी विच विल हेल्प यू। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि अगर यही आप पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी रखते हैं देन ओनली यू विल like get some benefits. You may have your own paper attempting strategy जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदे की ना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। देन आपने पेपर पूरा कर लिया है, फिर आती है बात रीचेक करने की। तो रीचेक में मतलब टाइम तो बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं बचता है तो डोंट टेक टेंशन, जितना हो गया उतना हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। रीचेक जब आप कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़े भी होंगे, जैसे मैथ में मैंने अभी बताया था कि जो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपसे एक बार में नहीं हो रहे हैं, उनको दोबारा उसी टाइम करने की कोशिश ना करें। गो थ्रू देम एट द एंड ऑफ द पेपर। सिमिलरली अगर एसएसटी में, सोशल साइंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है तो उसको यू कैन गो थ्रू इट एट द एंड। सिमिलरली अब अगर मैथ्स में अगर आपको कोई कैलकुलेशन है, मतलब आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस हो सकता है आपने उस टाइम पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तो वो उसी टाइम पर आप दोबारा करने की कोशिश ना करें, बिकॉज पेपर में गलतियां बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आती है उसी टाइम पर। तो एट द लास्ट यू कैन गो थ्रू दैट, क्योंकि माइंड जो है ना वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, उस टाइम तक थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, तो वो चीजें स्ट्राइक कर सकती हैं एट द लास्ट जो हमको पहले स्ट्राइक नहीं कर रही थी, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बी काम वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल्दी में बहुत कुछ गलत होने के चांस रहते हैं। और एंजाइटी बिल्कुल भी ना रखें पेपर करते वक्त, आराम से पेपर करें। अगर पॉजिटिव रह के पेपर करेंगे देन इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। और अगर आपके मन में ऐसे घबराहट होगी कि नहीं नहीं अभी तो बहुत करना है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं होता है उससे। गो थ्रू द पेपर वेरी कामली, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही धीरे धीरे कर रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। आराम से पेपर करें, ज्यादा फास्ट भी नहीं और ज्यादा स्लो भी नहीं। और ये जो मतलब स्ट्रेटजीज है पेपर अटेम्प्टिंग, ये आपको मॉक टेस्ट से पता लग जाती है कि मैं कहाँ पर लैग करता हूँ और कहाँ पर मेरी जो है स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं कि वो मैं कर सकता हूँ आराम से, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।